हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन इन ए प्लेन। तो बेटा आज का टॉपिक है डिस्कशन का मोशन इन ए प्लेन। So one of the important topic of kinematics, that is motion in a plane। तो बेटा मोशन बेसिकली आपका वन डायमेंशनल हो सकता है, मोशन आपका टू डायमेंशनल हो सकता है और मोशन आपका थ्री डायमेंशनल हो सकता है। तो अगर हम वन डायमेंशनल मोशन को एनालाइज करेंगे तो बेटा वन डायमेंशनल मोशन में जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक ही लाइन पे चलेगा, उसका मोशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। तो आप एग्जांपल ले सकते हो कि अगर हमारे पास कोई रॉप है और रॉप के ऊपर अगर कोई इंसेक्ट या कोई चींटी रॉप के ऊपर क्रॉल कर रही है, रॉप के ऊपर जा रही है, तो बेटा इसका मीनिंग क्या है कि रॉप के ऊपर जो उसका मोशन होगा वो एक ही लाइन में होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। तो यहाँ पर चींटी का मोशन किसी भी स्ट्रेट रॉप के ऊपर वन डायमेंशनल होगा, वन डायमेंशनल मोशन होगा। इट मीन्स एक चींटी अगर स्ट्रेट लाइन में चलेगी, एक चींटी अगर स्ट्रेट रॉप पे चलेगी तो उसका मोशन वन डायमेंशनल हो जाएगा। तो इसी टाइप से यही सेम चींटी अगर किसी टेबल टॉप पे चलेगी, ये टेबल टॉप है, अगर कोई चींटी बेटा टेबल टॉप पे चलेगी, टेबल के टॉप पे क्रॉल करेगी, तो बेटा इसका मोशन टू डायमेंशनल हो जाएगा, इसका मोशन टू डायमेंशनल हो जाएगा। कोई भी इंसेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टेबल टॉप पे चलेगा तो उसका मोशन टू डायमेंशनल हो जाएगा। अगर चींटी ग्राउंड पे क्रॉल करेगी तो उसका मोशन टू डायमेंशनल हो जाएगा। तो बेटा इसी टाइप से अगर कोई भी बर्ड स्काई में फ्लाई करेगा तो उसका मोशन थ्री डायमेंशनल हो जाएगा। काइट फ्लाइंग इन स्काई, सो इट्स मोशन इज थ्री डायमेंशनल। तो बेटा थ्री डायमेंशनल मोशन में जो ऑब्जेक्ट होगा वो स्पेस के अंदर बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के मूव करेगा एंड दैट मोशन विल बिकम थ्री डायमेंशनल मोशन। तो बर्ड अगर बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के स्पेस में फ्लाई कर रहा है, स्काई में फ्लाई कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है, उसका मोशन कैसा, उसका मोशन थ्री डायमेंशनल है। तो वन डायमेंशनल में एक ही एक्सिस मिलेगा आपको, टू डायमेंशनल में आपको टू एक्सिस मिलेंगे और थ्री डायमेंशनल में आपको थ्री एक्सिस मिलेंगे। तो बेटा इस टाइप से हम मोशन को थ्री डायमेंशंस में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन डायमेंशनल मोशन, नंबर टू डायमेंशनल मोशन, नंबर थ्री डायमेंशनल मोशन। तो हमें अब जो डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है मोशन इन ए प्लेन, हमें डिस्कस करना है मोशन इन ए प्लेन। तो बेटा अगर वन डायमेंशनल मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन में आपके लिए इजी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो आप उसका मोशन पॉजिटिव साइन से कैरी करोगे। अगर वन डायमेंशनल मोशन में कोई ऑब्जेक्ट आपका नीचे आ रहा है तो आप उसका मोशन नेगेटिव साइन से कैरी करोगे। तो बेटा अब टू डायमेंशनल मोशन में, टू डायमेंशनल मोशन में ऑब्जेक्ट का मोशन टू एक्सिस के अलोंग होगा। तो बेटा यहाँ पर प्लस माइनस कन्वेंशन से काम नहीं चलेगा। तो बेटा टू डायमेंशनल मोशन में वेक्टर्स हमारी हेल्प करेंगे। तो बेटा वेक्टर्स की हेल्प से हम टू डायमेंशनल मोशन में अलग अलग क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन, अलग अलग क्वांटिटीज़ का बिहेवियर चेक करेंगे। तो बेटा वन डायमेंशनल मोशन में सिर्फ प्लस माइनस साइन से हमारा काम चल जाएगा, लेकिन बेटा टू डायमेंशनल मोशन में वी नीड
हेल्प ऑफ वेक्टर्स, वी नीड हेल्प ऑफ वेक्टर्स। तो बेटा वेक्टर्स की हेल्प अगर नहीं लोगे तो मोशन इन ए प्लेन आप डिस्कस नहीं कर पाओगे। तो बेटा चेक करते हैं मोशन इन ए प्लेन। हमारे पास इस टाइप से ये एक्स वाई प्लेन है, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है। एक ऑब्जेक्ट आपका ए पॉइंट पे है। अब इस ऑब्जेक्ट का ये है पोजीशन वेक्टर, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट हैं x, y। अब ये पॉइंट A से पॉइंट B पे जा रहा है। अब ये पॉइंट A से पॉइंट B पे जा रहा है और बेटा B पॉइंट पे आने के बाद इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x डैश y डैश और इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा r वेक्टर डैश। ये इसका बनेगा पोजीशन वेक्टर। तो बेटा आप चेक करो कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो ए से बी है। ऑब्जेक्ट ने प्लेन के अंदर अपना मोशन स्टार्ट किया और कैसे मूव कर रहा है, वो ए से बी जा रहा है। तो अब अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो बेटा इस ट्रायंगल के अंदर आप चेक कर सकते हो, इस ट्रायंगल के अंदर दो वेक्टर आपके सेम ऑर्डर में हैं, दो वेक्टर आपके सेम ऑर्डर में हैं। वो कौन कौन से वेक्टर हैं बेटा? वेक्टर आर और डेल्टा आर। तो बेटा आप चेक करो, जो वेक्टर आपका ए से बी आएगा हमने उसको नेम दिया डेल्टा आर, और जो वेक्टर आपका ओरिजिन से पॉइंट ए पे आएगा उसको वेक्टर आर, जो वेक्टर आपका ओरिजिन से पॉइंट बी को मिलाएगा वो वेक्टर आर डैश। तो बेटा ए और ओ को किसने मिलाया? आर वेक्टर ने। बी और ओ को किसने मिलाया? आर डैश वेक्टर ने। और ए से बी हम गए तो हमने किस वेक्टर को फॉलो किया? हमने डेल्टा आर वेक्टर को फॉलो किया। तो बेटा चेक करो, यहाँ वेक्टर आर और वेक्टर डेल्टा आर ये दोनों सेम ऑर्डर में हैं। सो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इन दोनों का सम वेक्टर आर प्लस डेल्टा आर, बेटा ये किसके इक्वल आएगा? इट इज इक्वल टू आर डैश वेक्टर। Now tell me delta r equal to r dash vector minus r vector। तो बेटा ये आपके सामने है कि प्लेन के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर अप किया? ए से बी। तो बेटा ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, इट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, ये आपकी फाइनल पोजीशन है। तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। तो ये बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो मोशन इन ए प्लेन में डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ रहा है? दैट इज आर डैश माइनस आर, दैट इज आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर। तो बेटा पोजीशन वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं? पोजीशन वेक्टर दैट इज आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसी टाइप से बेटा पोजीशन वेक्टर आर डैश एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप। बेटा इसी टाइप से अब हम डेल्टा आर को भी लिखेंगे। डेल्टा आर किसके इक्वल आएगा? चेक करो, एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई j cap। now delta r vector equal to x dash minus x I cap plus y dash minus y j cap। तो ये बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ चुका है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ चुका है मोशन इन टू डायमेंशनल फ्रेम में। तो बेटा मोशन इन ए प्लेन में अगर हम वेक्टर्स की हेल्प लेंगे तो वेक्टर्स की हेल्प लेने से हमें ये आइडिया मिलेगा कि हमने अलोंग एक्स एक्सिस कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, हमने अलोंग वाई एक्सिस कितना डिस्प्लेसमेंट कवर अप किया है। तो बेटा वेक्टर्स को अगर हम यूज करेंगे मोशन इन ए प्लेन में तो हमारी मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटीज प्रॉपर वे से एक्सप्लेन होंगी, उनको हमें प्रॉपर वे से डिस्क्राइब करने में किसी टाइप की डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो बेटा ये आपको वेक्टर्स की हेल्प यहाँ लेनी है।
तो बेटा इस टाइप से ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ चुका है मोशन इन ए प्लेन में। तो बेटा अब इसी टाइप से जैसे आपने यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकाला, इसी टाइप से आप वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो, आप इसी टाइप से वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो आप चेक करो कि आपने जो टाइम इंटरवल यहाँ लिया है दैट इज t2 माइनस t1, इट मीन्स आप यहाँ पर किस टाइम पे हो, t1 टाइम पे, और यहाँ पर आप किस टाइम पे आए हो बेटा, t2 टाइम पे आए हो। तो यहाँ टाइम आपका t1, यहाँ टाइम आपका t2। तो बेटा चेक करो, यहाँ टाइम t1, यहाँ टाइम t2, तो a और b के बीच में टाइम इंटरवल कितना बनेगा, दैट इज t2 माइनस t1, दैट इज t2 माइनस t1। तो बोलो बेटा इधर क्या लिखो आंसर, इधर आपका आंसर आएगा डेल्टा r की वैल्यू बोलो क्या आई है, डेल्टा r वेक्टर r डैश माइनस वेक्टर r अपॉन t2 माइनस t1, अपॉन t2 माइनस t1। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, वेक्टर r डैश माइनस वेक्टर r वेलोसिटी इनटू t2 माइनस t1। नाउ वेक्टर r डैश इक्वल टू वेक्टर r प्लस v t2 माइनस t1। तो बेटा इस टाइप से ये आपका रिलेशन बना पोजीशन वेक्टर का वेलोसिटी के साथ। सो इट इज रिलेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद वेलोसिटी, विद वेलोसिटी। तो ये आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये आपकी वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, ये आपका टाइम इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। तो बेटा इस टाइप से हम वेक्टर की हेल्प से पोजीशन वेक्टर्स के बीच में रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। हम वेक्टर्स की हेल्प लेंगे तो हम पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी और टाइम इंटरवल के बीच में डिफरेंस और उनके बीच में रिलेशन प्रॉपर वे से डेवलप कर सकते हैं। तो बेटा अब यहाँ पर अगर मोशन आपका प्लेन में है तो यहाँ पर आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो बेटा अगर डिस्प्लेसमेंट आपका 2 एक्सिस के अलोंग है तो यहाँ पर वेलोसिटी भी आपको 2 एक्सिस के अलोंग मिलेगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी आपकी अलोंग एक्स एक्सिस भी आएगी, यहाँ पर वेलोसिटी आपकी अलोंग वाई एक्सिस भी आएगी। तो बेटा अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन आप फाइंड आउट करोगे तो बेटा एक्सेलरेशन का फार्मूला जो आएगा, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या आएगा, दैट इज acceleration is equal to change in velocity upon change in time. So it is change in velocity को हम कैसे लिखेंगे, dv upon dt। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है, that is change in velocity upon change in time equal to acceleration। अब बेटा यहाँ पर अगर आपको acceleration find out करना है तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पर बेटा 2 टाइप का आएगा, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, नाउ एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। तो अगर आपका यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर आपका यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बेटा हम यहाँ पर 2 टाइप की इक्वेशंस बना सकते हैं। तो इक्वेशंस 2 टाइप की कैसे बनेंगी, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस। तो मोशन आपका प्लेन में है तो यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है अलोंग एक्स एक्सिस, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है अलोंग वाई एक्सिस, हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है अलोंग एक्स एक्सिस, हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है अलोंग वाई एक्सिस। तो बेटा अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यहाँ पर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको मालूम है कि वेन एवर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन वी कैन अप्लाई काइनेमेटिक्स इक्वेशंस ऑफ मोशन इन एनी टाइप ऑफ मोशन। तो बेटा जिस मोशन में एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होगा तो वहां पर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को, काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा आप चेक करो, यहाँ पर अगर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है अलोंग एक्स एक्सिस
तो हम इक्वेशन क्या लगाएंगे, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। इसी टाइप से अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो क्या लगाएंगे, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर, देन वी स्क्वेयर एक्स इक्वल टू यू स्क्वेयर एक्स प्लस 2ax इंटू एस एक्स। तो बेटा ये आपकी तीनों इक्वेशंस किसके अलोंग है, ये तीनों इक्वेशंस आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग लगेंगी। अब इसी टाइप से ये तीनों इक्वेशंस आपकी अलोंग वाई भी लगेंगी। तो बेटा अलोंग वाई क्या आंसर आएगा, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। इसी टाइप से एस वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। तो बेटा इसी टाइप से थर्ड इक्वेशन आपकी यहाँ लगेगी, वी स्क्वेयर वाई माइनस यू स्क्वेयर वाई इक्वल टू 2ay sy। वी स्क्वेयर वाई माइनस यू स्क्वेयर वाई इक्वल टू 2as, और a कौन सा आएगा अलोंग y और s कौन सा आएगा अलोंग y। तो आप इस टाइप से मोशन इन ए प्लेन में वेक्टर्स की हेल्प लेने के बाद वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस फाइंड आउट कर सकते हो, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस फाइंड आउट कर सकते हो, एक्सेलरेशन भी ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हो अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। तो आप इस टाइप से डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग एक्सिस के अलोंग फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेटा ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है अलोंग वाई एक्सिस। इसी टाइप से यहाँ बेटा चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी में आपको यही मिलेगा कि वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। इसी टाइप से यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन मिलेगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो अगर एक्सेलरेशन आपको ऐसे मिलेगा तो आपको ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ऐसे ही आपको एक्सेलरेशन मिलेगा अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल एज अलोंग वाई एक्सिस। तो बेटा मोशन इन ए प्लेन में हमें इस टाइप से क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, हमें इस टाइप से क्वेश्चंस को डील करना पड़ेगा। अब अगर हमें कोई न्यूमेरिकल गिवन है मोशन इन ए प्लेन में, अब न्यूमेरिकल किस टाइप से गिवन है अभी चेक कर लेते हैं। न्यूमेरिकल हमें कैसे गिवन है, एक ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड, और उसके पास एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसके पास इनिशियल वेलोसिटी y के अलोंग 0 है, और उसके पास एक्सेलरेशन अलोंग y है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा अब यहाँ हमें क्या फाइंड आउट करना है कि आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकेंड उसकी वेलोसिटी फाइनल x के अलोंग क्या होगी, उसकी वेलोसिटी फाइनल y के अलोंग क्या होगी। तो अब सिंपल इक्वेशन आपके पास है वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। तो बेटा आप चेक करो कि यहाँ पर यू एक्स क्या है, यू एक्स हमें 10 गिवन है तो 10 रखेंगे। बोलो ए एक्स क्या है, ए एक्स हमारे पास 2 है, टाइम हमें कितना गिवन है, टाइम हमें 2 सेकेंड गिवन है 2, नाउ इट इज इक्वल टू वी एक्स। तो आपका आंसर आ गया 14 मीटर पर सेकेंड, आपका आंसर आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा इसी टाइप से आप वी वाई फाइंड आउट करोगे। बोलो वी वाई कैसे निकलेगा, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। नाउ वी वाई इक्वल टू क्या आएगा बेटा, यू वाई बोलो क्या है 0 प्लस ए वाई आपका 4 है, टाइम आपका 2 है, नाउ इट इज 8 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग वैल्यू आ रही है 14 मीटर पर सेकेंड और वाई एक्सिस के अलोंग वैल्यू आ रही है 8 मीटर पर सेकेंड, और ऑब्जेक्ट आपका प्लेन में मूव कर रहा है और उसके पास एक्स एक्सिस के अलोंग अलग वेलोसिटी है और उसके पास वाई एक्सिस के अलोंग अलग वेलोसिटी है। तो बेटा इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को डील करते। सो बेटा वी कैन डिस्कस मोशन इन ए प्लेन बाय दिस फॉर्मुलेशन।
तो इस टाइप से हम मोशन इन ए प्लेन को डिस्कस करते हैं। और एक सिंपल सा न्यूमेरिकल मैंने यहाँ डिस्कस किया। हमें एक्सेलरेशन दो टाइप का गिवन था, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। हमने सिर्फ इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ किया और उनमें वैल्यू पुट की और फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। तो चेक करो, यहाँ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कांस्टेंट है, यहाँ एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन आपकी वैलिड कब होंगी? जब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होगा। तो बेटा इस टाइप से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हमें न्यूमेरिकल में एक्सेलरेशन इस टाइप से गिवन हो, अगर हमें न्यूमेरिकल में एक्सेलरेशन इस टाइप से गिवन हो 6i कैप प्लस 4j कैप, और हमें वेलोसिटी गिवन हो, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन हो, दैट इज 10i कैप। तो बेटा इसका मीनिंग क्या है? ये जो इनिशियल वेलोसिटी है किसके अलोंग है? आई कैप का मीनिंग इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो हमें ux गिवन है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। हमें uy गिवन नहीं है, तो uy आपका 0 हो जाएगा। और हमें टाइम गिवन है कि हमें 4 सेकेंड के बाद फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। हमें 4 सेकेंड के बाद vx फाइंड आउट करना है, vy फाइंड आउट करना है। तो बेटा आपके लिए सिंपल फॉर्मूलेशन है। सिंपल फॉर्मूलेशन क्या है? vx के लिए हम इक्वेशन क्या लगाएंगे? ux प्लस ax t। नाउ vx इक्वल टू ux आपका 10 है, प्लस ax बोलो क्या है? दिस इज ax। नाउ इट इज 6 और टाइम हमारे पास 4 है। 10 प्लस 24 इट इज 34 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा इसी टाइप से आप डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो। डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस ux t प्लस हाफ ax t स्क्वेयर। बोलो बेटा ux की वैल्यू 10 है, ux की वैल्यू 10 है। 10 इंटू t हमारा 4 है, 1/2। ax हमारा 6 है और t हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 आएगा, 40 प्लस 8 6 48। नाउ इट बिकम्स 88 मीटर। इट बिकम्स 88 मीटर। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जहाँ भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस में, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो बेटा डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट एक्सिस के अलोंग हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा अब हम करने वाले हैं प्रोजेक्शन इन ए प्लेन। प्रोजेक्शन इन ए प्लेन। What does it mean projection? तो जैसे बेटा हम मल्टीप्लेक्सेस में मूवी देखते हैं तो स्क्रीन के ऊपर लाइट का प्रोजेक्शन होता है। तो बेटा उसी टाइप से किसी क्वांटिटी का किसी प्लेन में प्रोजेक्ट होना, किसी क्वांटिटी का किसी ऑब्जेक्ट का किसी प्लेन में प्रेजेंट होना, किसी ऑब्जेक्ट का किसी प्लेन में मोशन प्रेजेंट होना। सो दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज नोन एज प्रोजेक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन गिवन प्लेन। तो बेटा अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्रेम के अंदर ऐसे थ्रो करेंगे, अगर हम लाइट को थ्रो करेंगे किसके ऊपर? 2 डायमेंशनल स्क्रीन के ऊपर, तो बेटा लाइट आपकी 2 डायमेंशनल स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट हो जाएगी। तो इसका मीनिंग जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका 2 डायमेंशनल फ्रेम में आएगा, 2 डायमेंशनल फ्रेम के अंदर मूव करेगा, तो हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट आपका 2 डायमेंशनल फ्रेम में प्रोजेक्ट हुआ है। तो प्रोजेक्शन का मीनिंग ये है बेटा कि whenever any quantity is thrown in definite plane,
then that activity is known as projection of that quantity in definite plane. तो बेटा जिस क्वांटिटी को आप किसी प्लेन में थ्रो करोगे, किसी प्लेन के अंदर उसको मूव कराओगे, इट मीन्स आपने उस क्वांटिटी को उस प्लेन में प्रोजेक्ट किया है, आपने उस क्वांटिटी को उस प्लेन में प्रोजेक्ट किया है। तो जैसे आप किसी एक्टर को किसी मूवी के लिए सेलेक्ट करते हो तो बेटा हम कहते हैं कि इस एक्टर को आपने इस मूवी के अंदर प्रोजेक्ट किया है। तो बेटा प्रोजेक्ट का मीनिंग ये है कि आपने किसी एक्टर को किसी मूवी के अंदर प्रॉपर रोल दिया है। अब वो एक्टर 2 डायमेंशनल स्क्रीन के ऊपर आपको विजिबल होगा, तो आप बोलोगे ये एक्टर आपका 2 डायमेंशनल स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट हो चुका है, ये एक्टर आपका 2 डायमेंशनल स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट हो चुका है। तो बेटा मैंने यहाँ पर लिखा प्रोजेक्शन, तो बेटा मैंने प्रोजेक्शन किस में लिखा है? प्रोजेक्शन मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है। अब चेक करो, बोर्ड की स्क्रीन आपकी 2 डायमेंशनल है, तो मैंने इस वर्ड को प्रोजेक्ट किया है किसके अंदर? 2 डायमेंशनल फ्रेम के अंदर। मैंने इस वर्ड को प्रोजेक्ट किया है 2 डायमेंशनल फ्रेम के अंदर। तो अगर मैं यहाँ कुछ और लिखूंगा तो बेटा नेक्स्ट वर्ड मेरा 2 डायमेंशनल फ्रेम के अंदर प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो बेटा इस टाइप से आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल फ्रेम में प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे कि इट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड इन 1 डायमेंशनल फ्रेम, इट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड इन 2 डायमेंशनल फ्रेम, इट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड इन 3 डायमेंशनल फ्रेम। तो बेटा अब यहाँ पर प्रोजेक्शन का मीनिंग अब क्लियर हुआ, दैट इज anything visible in 1 dimensional or 2 dimensional or 3 dimensional frame। अगर कोई भी चीज़ आपको 1 डायमेंशनल फ्रेम में, 2 डायमेंशनल फ्रेम में, 3 डायमेंशनल फ्रेम में विजिबल होगी तो इसका मीनिंग है कि हमने उस क्वांटिटी को, हमने उस ऑब्जेक्ट को 1 डायमेंशनल में, 2 डायमेंशनल में, 3 डायमेंशनल में प्रोजेक्ट किया है। तो मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन मीन्स, जैसे आप स्कूल में प्रैक्टिकल के लिए एक प्रोजेक्ट बनाते हो तो बेटा प्रोजेक्ट फाइल होती है, तो उस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर आप अलग अलग पेपर्स पे अलग अलग टाइप के फिगर बनाते हो, आप अलग अलग कलरफुल पेपर्स पे अलग अलग टाइप की वर्किंग लिखते हो। तो इसका मीनिंग क्या है कि आप अपनी आइडियाज़, अपनी नॉलेज को उन 2 डायमेंशनल फ्रेम के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो जब भी आप अपने प्रैक्टिकल के लिए प्रोजेक्ट बनाओगे तो बेटा प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है कि आप अपनी नॉलेज को, अपने टैलेंट को, अपने आइडियाज़ को 2 डायमेंशनल शीट्स के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हो, 2 डायमेंशनल शीट के ऊपर शो कर रहे हो। सो दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज नॉन एज प्रोजेक्ट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, और मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज यू आर शोइंग योर नॉलेज ऑन 2 डायमेंशनल शीट्स in different color. Now that activity is known as projection of knowledge on 2 dimensional frame, 2 dimensional sheets। तो बेटा इस टाइप से हम इसको रियल लाइफ में सेंस कर सकते हैं, रियल लाइफ में इसको प्रॉपर वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेटा ये था प्रोजेक्शन। अब आएगा प्रोजेक्टाइल। नाउ व्हाट डज इट मीन प्रोजेक्टाइल? Whenever any object is thrown in air and its motion takes place only under gravity, then it is known as projectile. Whenever anything is thrown in air and its motion takes place only under gravity,
then it is known as projectile. तो it means अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एयर में थ्रो करते हो, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एयर में थ्रो करते हो और एयर में थ्रो होने के बाद उसका मोशन अगर ग्रेविटी से कंट्रोल होगा, उसका मोशन अगर ग्रेविटी के ऑर्डर पे चलेगा, then that kind of object is known as projectile. तो meaning of projectile, anything thrown in space and that object will carry its motion only by the order of gravity, then it is known as projectile. Then it is known as projectile. Now बेटा अब आप ऑब्जेक्ट को कैसे कैसे थ्रो कर सकते हो? अब बेटा आप ऑब्जेक्ट को कैसे कैसे थ्रो कर सकते हो? तो आप ऑब्जेक्ट को थ्रो कर सकते हो हॉरिजॉन्टली, आप इसको थ्रो कर सकते हो वर्टिकली, और आप इसको थ्रो कर सकते हो बाय मेकिंग सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बाय मेकिंग some angle with horizontal डायरेक्शन। तो बेटा आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एयर में कैसे थ्रो कर सकते हो? या तो उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली थ्रो कर सकते हो, या उसको ऐसे वर्टिकली थ्रो कर सकते हो, या फिर बाय मेकिंग सम एंगल विद ग्राउंड भी आप थ्रो कर सकते हो। तो बेटा आपको अगर प्रोजेक्टाइल का मीनिंग क्लियर हो गया है कि वो ऑब्जेक्ट जिसका मोशन ग्रेविटी से कंट्रोल होगा, जिसका मोशन ग्रेविटी के ऑर्डर पे चलेगा, सो दैट ऑब्जेक्ट इज नॉन एज प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल आपका कैसे कैसे थ्रो हो सकता है एयर में, हम उसको कैसे कैसे थ्रो कर सकते हैं एयर में। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एयर में थ्रो करेंगे हॉरिजॉन्टली तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, अगर हम किसी को थ्रो करेंगे वर्टिकली तो उसको बोलेंगे वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, और अगर हम किसी को थ्रो करेंगे बाय मेकिंग सम एंगल विद ग्राउंड तो बेटा उसको बोलेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो बेटा ये था वर्टिकली प्रोजेक्टाइल, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और बेटा ये हो जाएगा दैट इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, दिस इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो बेटा इस टाइप से हम प्रोजेक्टाइल को डायरेक्शन ऑफ मोशन के बेस पे अलग अलग नेम दे सकते हैं। तो बेटा प्रोजेक्टाइल के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? अब प्रोजेक्टाइल के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? तो अब प्रोजेक्टाइल के एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल, बॉम्ब released by fighter plane, bomb released by fighter plane. Number 2, anything thrown from window of moving train, Number 3, किसी वाटर टैंकर में से वाटर का आउटलेट के थ्रू बाहर आना, सो वाटर कमिंग आउट फ्रॉम बिग टैंकर, then number 4, bomb released by the fighter plane, anything thrown from window of moving train, water coming out from big tanker, Now then number 4, catching practice by fielders before cricket match, तो बेटा क्रिकेट मैच स्टार्ट होने से पहले जब फील्डर अपनी प्रैक्टिस करते हैं, कैचिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो बेटा वहाँ पर जो कोच होता है वो कोच
अलग अलग डायरेक्शंस में बॉल को थ्रो करता है थ्रू बैट, तो बेटा कोच वहां पर अलग अलग डायरेक्शंस में बॉल को थ्रो करता है बैट से, और फिर फील्डर्स आपके इस टाइप से सर्कल में खड़े होते हैं, तो अलग अलग फील्डर के पास अलग अलग डायरेक्शन से बॉल आएगी, तो फील्डर बॉल को कैच करेगा, तो वहां पर जो बॉल का प्रोजेक्शन होगा एयर में, तो बेटा वहां पर दैट बॉल दैट ऑब्जेक्ट में बी एक्टिंग एज प्रोजेक्टाइल, तो बेटा वहां पर उस ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल बोल सकते हैं। नाउ दैट बॉल इज नॉन एज प्रोजेक्टाइल, क्योंकि जब बैट से बॉल आपकी हिट होगी तो वो अलग अलग एंगल पे हिट होगी, तो अगर वो अलग अलग एंगल पे हिट होगी तो इसका मीनिंग क्या है, बॉल आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अलग अलग एंगल से मूव कर रही है, इसका मीनिंग बॉल आपकी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में आएगी, बॉल आपकी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में आएगी। और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली थ्रो करेंगे ऊपर, तो वो ऑब्जेक्ट आपका वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में आएगा, वो ऑब्जेक्ट आपका वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में आएगा। इसी टाइप से ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन, ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन, तो अगर आप गन के थ्रू बुलेट को फायर करोगे तो बेटा बुलेट भी आपकी प्रोजेक्टाइल में ही आएगी। तो अब चेक करते हैं कि हमारे पास कितने एग्जाम्पल आ चुके हैं, 1 2 3 4 5। सो एग्जाम्पल्स आर सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड प्रोजेक्टाइल, एग्जाम्पल्स आर सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड प्रोजेक्टाइल। तो बेटा यहाँ प्रोजेक्टाइल क्या होगा, बॉम्ब, यहाँ प्रोजेक्टाइल क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आपने मूविंग ट्रेन के विंडो से बाहर फेंका है, और यहाँ पर जो वाटर बीम होगी, जो वाटर जेट होगा जो टैंकर से बाहर आ रहा है, तो वाटर बीम आपकी प्रोजेक्टाइल होगी, यहाँ पर जो बॉल होगी वो प्रोजेक्टाइल होगा, यहाँ पर जो बुलेट है ये प्रोजेक्टाइल है। तो बेटा अब इसके बाद हमें डिस्कस करना है कि प्रोजेक्टाइल के पाथ को हम किस नेम से बुलाते हैं। व्हाट इज द name of path of projectile? So it is trajectory. Trajectory का meaning है बेटा the path followed by projectile during the motion is known as trajectory, is known as trajectory। तो बेटा जिस पाथ को प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा, तो बेटा जिस पाथ को प्रोजेक्टाइल एयर में फॉलो करेगा उस पाथ को हम क्या बोलेंगे, दैट इज ट्रजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो बेटा अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है, उसका पाथ हम किस नेम से कॉल करेंगे, क्या नेम होगा, दैट इज ट्रजेक्टरी। अब बोलो बेटा प्रोजेक्शन के अंदर हमें कुछ अजम्पशंस भी लेनी पड़ेंगी, तो अजम्पशंस क्या होंगी चेक करते हैं। अजम्पशंस, तो बेटा अगर हमें प्रोजेक्शन को डिस्कस करना है, अगर हमें प्रोजेक्शन को एक्सप्लेन करना है, तो बेटा प्रोजेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए वी नीड टू स्पेसिफाई सम अजम्पशंस। तो बेटा अजम्पशंस क्या होंगी कि हमें एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं लेना, हमने एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करना है, वी हैव टू इग्नोर एयर रेजिस्टेंस। तो हमें एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करना है, तो एयर रेजिस्टेंस आपका नेगलेक्ट हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी अजम्पशन है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को एयर में थ्रो करेंगे तो हमने सिर्फ ये बोला था कि उसका जो मोशन होगा वो कंट्रोल किससे होगा, वो ग्रेविटी से कंट्रोल होगा। इसका मीन ग्रेविटी के अलावा वहाँ पर किसी भी टाइप का फोर्स प्रेजेंट नहीं होगा। तो बेटा अगर ग्रेविटी के अलावा किसी भी टाइप का फोर्स वहाँ प्रेजेंट नहीं होगा तो हमें एयर रेजिस्टेंस वाले फोर्स को नेगलेक्ट करना पड़ेगा, हमें एयर रेजिस्टेंस वाले फोर्स को इग्नोर करना पड़ेगा, नंबर 2 हमें ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स रखनी है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नंबर 1 अजम्पशन। नंबर 2 अजम्पशन, ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नंबर 3
बेटा प्रोजेक्टाइल के मोशन पे अर्थ का जो रोटेशन है उसका किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं आएगा. देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ. देयर इज नो इफेक्ट. देयर इज नो इफेक्ट ऑन प्रोजेक्टाइल. तो बेटा प्रोजेक्टाइल के ऊपर अर्थ का जो रोटेशन है वो किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं डालेगा. सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन प्रोजेक्टाइल ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एंड ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ. तो बेटा अर्थ की किसी भी टाइप की शेप है, अगर जो अर्थ है, बेटा मैं इसको प्रॉपर वे से बताता हूँ आपको कि अर्थ का जो रोटेशन है वो अपने एक्सिस के अराउंड है. तो अर्थ का रोटेशन किसी भी टाइप का इफेक्ट प्रोजेक्टाइल के मोशन पे नहीं डालेगा. और अर्थ का जो कर्वेचर है, जो अर्थ आपकी ओवल शेप में है, तो जो अर्थ का कर्वेचर है वो कर्वेचर भी बेटा प्रोजेक्टाइल पर किसी भी टाइप का चेंज, किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं डालेगा. तो ये बेटा बेसिक अजम्पशंस हैं कि ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स रखेंगे, रोटेशन ऑफ अर्थ विल नॉट मेक एनी इफेक्ट ऑन projectile and curvature of earth will not make any effect on projectile. Then after we have two types of projection. One is horizontal projection and other is oblique projection. तो बेटा सबसे पहले हमारा projection कौन सा आ रहा है? That is horizontal projection. तो बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में क्या होगा? एनीथिंग थ्रोन हॉरिजॉन्टली इन एयर इज नॉन एज हॉरिजॉन्टल projection and object is known as horizontal projectile. Object is known as horizontal projectile. तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप हॉरिजॉन्टली थ्रो करोगे तो ऑब्जेक्ट का नेम पड़ेगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और प्रोसेस का नेम होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. तो प्रोसेस आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा और ऑब्जेक्ट आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होगा. तो बेटा आप चेक करते हैं कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में फिगर क्या बनेगा. हमने इस टाइप से किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली एयर में थ्रो किया. हमने किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली एयर में थ्रो किया. अब चेक करो, अगर हॉरिजॉन्टली आप थ्रो करोगे तो उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी या नहीं होगी? होगी, यस. तो उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी. उसके पास इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी. उसके पास ग्रेविटी होगी इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब बेटा उसका मोशन ग्रेविटी से कंट्रोल होगा. उसका मोशन ग्रेविटी से कंट्रोल होगा. ये बेटा आपका ओरिजिन है, ये हाइट है जिस हाइट से आपने ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया और ये ऑब्जेक्ट ने ग्राउंड के ऊपर डिस्टेंस कवर अप किया x और ये ऑब्जेक्ट ने एयर में डिस्टेंस ट्रेवल किया h. तो बेटा h वर्टिकल डिस्टेंस traveled by object in air. Now x horizontal distance traveled by object on ground. Horizontal distance traveled by object on ground. तो बेटा आप चेक करते हैं यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे कैसे लगाएंगे, आप चेक करके बताओ. यहाँ पर आपका डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस भी ट्रेवल हुआ है, यहाँ पर डिस्टेंस आपका एक्स एक्सिस के अलोंग भी ट्रेवल हुआ है. तो सबसे पहले हम इक्वेशन लगाएंगे फॉर एक्स एक्सिस. तो बेटा एक्स एक्सिस के लिए इक्वेशन क्या लगेगी? एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर. तो बेटा आप चेक करो कि यहाँ पर हमें यू एक्स तो गिवन है, हमें टी टाइम लगा ऊपर से नीचे आने में.
प्लस हाफ, हमें एक्सेलरेशन सिर्फ ग्रेविटी वाला गिवन है, और ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। तो ए एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बोलो बेटा यहाँ पर x किसके इक्वल आएगा, ux इंटू टी, इक्वेशन नंबर 1। और यहां से हम टाइम निकाल लेंगे x अपॉन ux, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। तो ये बेटा आपके सामने है। तो टाइम हमने निकाल लिया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में, दैट इज x अपॉन ux, दैट इज x अपॉन ux। तो बेटा इसको चेक